Assalamu alaikum and welcome to all those who have joined us in this video. So today we are going to continue the series of CS409, that is Introduction to Database Administration, और इंशाल्लाह इसमें हमने लेक्चर नंबर 226 से ऑनवर्ड्स जो है वो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की। अब ये वर्ड जो है कंकरेंट, ये आपने अक्सर डेली लाइफ में भी सुना होगा। सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि अगर एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किसी सिंगल टाइम पे इकट्ठी रन कर रही हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंकरेंट है। ठीक है। सो कंकरेंट एग्जीक्यूशन ये कहते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इकट्ठी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। और नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें चाहिए कंकरेंट ट्रांजैक्शंस क्यों? ये बेहतर नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई फिर दूसरी फिर तीसरी। हमें समटाइम्स क्या होता है कि जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, तो हम एक एक ट्रांजैक्शन अगर करते रहें तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो फिर भी हम कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के मैकेनिज़्म को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, इसको कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर दो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं और वो इकट्ठी काम कर रही हैं तो फिर हम इसको हम कंकरेंट ट्रांजैक्शन तब कहेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजैक्शन में बिगन और एक एंड होता है। तो किसी एक ट्रांजैक्शन के बिगन और एंड के दरमियान में अगर कोई एक और ट्रांजैक्शन का बिगन और एंड आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ओवरऑल आपके पास कंकरेंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है। तो जैसे हमने PL/SQL का कोड ब्लॉक देखा तो अगर एक कोड के अंदर अगला कोड नेस्टेड होके आ जाता है तो वो आमतौर पर हम इसको कह रहे हैं कि कंकरेंट ट्रांजैक्शन है। फिर उसके अलावा कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की एक और डेफिनेशन आ गई कि इट रेफर्स टू 2 और मोर ट्रांजैक्शंस दैट अपीयर टू यूजर्स एज दे आर बीइंग प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम। ठीक है। उसके अलावा इन रियलिटी क्या होता है कि ये नहीं होता है कि दो ट्रांजैक्शंस इकट्ठी CPU में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। वो हमें लगता है कि हमने दो ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा स्टार्ट किया और ये कंकरेंट है, लेकिन जो CPU होता है वो अपने एंड पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरलीव्ड होती हैं। एंड व्हाट आई बेसिकली मीन फ्रॉम इंटरलीविंग कि आपने अगर दो ट्रांजैक्शंस A और B इकट्ठी स्टार्ट कर दी हैं तो फॉर द यूज़र इट विल अपीयर कि हाँ दो ट्रांजैक्शंस A और B हैं और वो कंकरेंट हैं, कि मतलब इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन जो CPU है वो क्या करेगा, वो उनकी इंटरलीविंग करेगा कि पहले A का थोड़ा सा पोर्शन सॉल्व करेगा फिर B का थोड़ा सा पोर्शन। तो यूज़र को देखने में लगेगा कि हाँ दोनों इकट्ठी इकट्ठी जा रही हैं, इकट्ठी इकट्ठी सॉल्व हो रही हैं, लेकिन वो इंटरलीव्ड होती हैं। उनका एक एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से स्विच करके बार बार टास्क जो हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें पैरेलल प्रोसेसिंग में तो यूँ होता है ना कि अगर आपके पास दो प्रोसेसर्स हैं कि एक ये CPU है एक दूसरा CPU है, तो फिर हो सकता है कि हम कंकरेंट ट्रांजैक्शंस करें और वो सारी की सारी इकट्ठी एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हों। ठीक है। लेकिन जो इंटरलीविंग होती है, अगर आपके पास एक ही CPU है तो कभी भी ये नहीं होगा कि दो ट्रांजैक्शंस A और B इकट्ठी इकट्ठी चलती रहें। उसमें A का थोड़ा सा पोर्शन फिर B का फिर A का फिर B का, तो मतलब इस तरह से जो है कैरी आउट किया जाता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपके पास दो यूज़र्स हैं, यूज़र A और B, तो एक इंस्ट्रक्शन इसकी होगी फिर एक इंस्ट्रक्शन इसकी फिर एक इसकी फिर दो तीन इसकी फिर एक इसकी, तो मतलब इस तरह से रैंडम एक एक करके जो है वो टर्न बाय टर्न ट्रांजैक्शंस को जो है वो डील किया जाता है। फिर अब हमारे पास आ जाती है लॉस्ट अपडेट एग्जांपल। अच्छा, अब कंकरेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं अगर आपने उनको प्रॉपर मैनर में अनकंट्रोल्ड मैनर अगर उनको कंट्रोल्ड मैनर में एग्जीक्यूट नहीं किया कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं जिन्हें हम कंकरेंसी प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है। अब कंकरेंसी प्रॉब्लम्स में आपके पास पहले आ जाती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होती है कि अगर क्या हो कि दो ट्रांजैक्शंस सेम डेटा आइटम को जो है वो असेस कर लें या असेस करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होता है कि उनका जो भी रिज़ल्ट आता है वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है। अगेन आई रिपीट कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कंकरेंट ट्रांजैक्शंस में काम कर रहे हैं और दो ट्रांजैक्शंस हैं, वही दोनों कंकरेंट ट्रांजैक्शन जिन्हें हम कह रहे हैं, और वो सेम डेटा आइटम को रीड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हो सकता है कि एक ने उसकी वैल्यू को अपडेट करना हो। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो फिर चेंजेस होते हैं वो उन डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो स्टोर नहीं हो पाते, हम उनको राइट नहीं कर सकते। अब जैसे ये यूज़र A और यूज़र B है, अब इसमें एक क्या लेंगे लाइन इसकी एग्जीक्यूट हुई फिर एक इसकी फिर दो इसकी फिर एक दो इसकी। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 3 और 4 ये जो दो स्टेप्स हैं, ये जो दो लाइंस हैं वो क्या लेंगे डिस्कार्ड हो जाएंगे, सेव नहीं हो सकेंगे। ठीक है। ये किस वजह से होता है कि अगर दो ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे किसी सिंगल डेटा आइटम को जो है वो अगर फेच करने की कोशिश कर रही हो तो।
इसी तरह लॉस्ट अपडेट की एग्जांपल 2 की बात करें, यहाँ पे अब जैसे देखें कि ये ट्रांजैक्शन 1 थी और ये थी ट्रांजैक्शन 2 और ये एक्स कोई भी आपके पास सम ऑफ मनी है, अमाउंट है, ये जो है वो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट होकर आती रहेगी। अब देखें पहले ट्रांजैक्शन 2 स्टार्ट हो गई टाइम T1 पे, इस तब थी एक्स की वैल्यू आपके पास बैलेंस में 100 पड़ी हुई थी, फिर इसने रीड किया बैलेंस को 100, इतने ही टाइम में ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर इसने बैलेंस को अपडेट करके कर दिया 100, मतलब 100 प्लस 100 कितनी होगी 200, लेकिन अभी तक राइट नहीं किया तो यहाँ पे फ़िलहाल 100 ही रहेगी। इतनी देर में इसने भी रीड किया बैलेंस को तो उसका भी 100 ही देखने को मिला, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर इस T5 पे क्या हुआ कि T2 ने कहा ट्रांजैक्शन 2 ने कि मैंने जो है वो डेटा राइट करना है, तो उसने 100 प्लस 100 200 किया हुआ था ना, तो ये आपको 200 नज़र आ गया। लेकिन इसी ही टाइम पे ये जो ट्रांजैक्शन T1 थी उसने एक्स की वैल्यू में 10 माइनस कर दिया, लेकिन अब उसने ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 100, और जब वो 10 माइनस करेगी तो क्या हुआ 90, और यहाँ पे तो ये 200 लिख चुका है, लेकिन जब अगला स्टेप एग्जीक्यूट होगा और ये एक्स की वैल्यू राइट करेगा तो आपको यहाँ पे 90 नज़र आ रहा है। तो मतलब ये क्या हुआ, जो इसने अपडेट किया था ट्रांजैक्शन 2 ने वो तो डिस्कार्ड हो गया, तो इसको हम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 229 लेक्चर है, यह है डर्टी रीड प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये जो डर्टी रीड प्रॉब्लम है ये तब होती है जब एक कोई ट्रांजैक्शन है, समझ लें T1, वो किसी चीज़ की वैल्यू को अपडेट करे, ठीक है, और ख़ुद बाद में फ़ेल हो जाए, लेकिन जो उसकी अपडेटेड वैल्यू है वो कोई और ट्रांजैक्शन यूज़ कर ले, ठीक है। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम ये होती है। तो अब जैसे यहाँ पे देखें कि ये जो थी T4 ट्रांजैक्शन, उसने जो एक्स की वैल्यू थी रीड की उसने 100, उसमें 100 प्लस भी कर दिया और उसको राइट कर दिया 200, बाद में ख़ुद रोल बैक हो गई, ख़ुद फेल हो गई, और फिर किसी और T3 ने जो है वो उसकी वैल्यू यही वाली काउंट कर ली, लाइक 200 वाली काउंट कर ली, हालांकि इसने तो रोल बैक होके अपना सारा सीन ख़त्म करके और दोबारा से 200 से 100 हो गई थी। तो होना तो ये चाहिए था ना कि T3 जो है वो 100 में से माइनस करती 10 और फिर आ जाता 90 आंसर, लेकिन ये तो 190 आ गया। तो व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि ये डर्टी रीड इशू हो गया। और वो कब होता है कि एक ट्रांजैक्शन कोई चेंज करे, ख़ुद रोल बैक कर जाए, अपने चेंजेस वापस ले ले, लेकिन कोई और ट्रांजैक्शन उसी अपडेटेड वर्जन को जो है वो फैच करती रहे। अब जैसे ये डर्टी रीड एग्जांपल का एक और आपको मॉडल नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये ट्रांजैक्शन है, इसने डेटा किया राइट, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो थी ट्रांजैक्शन T2, इसने इसी ए की वैल्यू में 30 प्लस भी कर दिया, बाद में ख़ुद ख़त्म हो गई, और जब बाद में ट्रांजैक्शन T1 को ज़रूरत पड़ेगी तो उसका डेटा जो है वो इनकरेक्ट उसको नज़र आएगा। फिर 230 है लेक्चर, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम जो है इसको हम इनकन्सिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है आपके पास T1 और वह किसी डेटा की वैल्यू, किसी आइटम की वैल्यू 2 बार पढ़े और दोनों बार उसको चेंज्ड वैल्यू मिले, तो हम इसको कहते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। सो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन T1 है, उसने एक बार डेटा रीड किया और जब वो दूसरी बार रीड करने लगे तो उसी टाइम ड्यूरेशन के दरम्यान में कोई नई ट्रांजैक्शन आए और वो उसी की वैल्यू, समझ लें वो एक्स की वैल्यू रीड कर रही है, तो ट्रांजैक्शन T2 आई और उसके दूसरे रीड से पहले पहले उसने एक्स की वैल्यू में 100 प्लस कर दिया। अब T1 ने पहले एक्स की वैल्यू पड़ी थी 100, जब दोबारा पड़ेगी एक्स की वैल्यू तो वो हो जाएगी 200। तो ये तो इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम हो गई कि दो डेटा आइटम्स जो सेम ही थे उनको जो जब दो डिफरेंट टाइम्स पे रीड किया गया तो क्या हुआ कि उनकी वैल्यू आपको डिफरेंट नज़र आई, तो ये है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 231, इसमें जो है हमने दो इनवॉइसेस में जो डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है उसकी बात करनी है। तो आमतौर पे एक यूज़र जो है वो एक इनवॉइस जनरेट कर रहा होता है अगर वो किसी एक रिटेल स्टोर पे खड़ा है, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा कस्टमर्स या यूज़र्स जो हैं वो अपना इनवॉइस जनरेट करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो डेटा की कंसिस्टेंसी और उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखें, और ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के ज़रिए से हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बिल नंबर सेम है, क्लाइंट्स चेंज हैं, तो इन्होंने सारा कुछ तो सेम सेम ही है, लेकिन द थिंग इज़ कि उन्होंने एक आइटम एक्स्ट्रा परचेज़ किया तो उसका सारा सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है और इसका जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है वो दो इनवॉइसेस में आपका जो डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। सो मेक श्योर करें कि हम इस तरह के एरर्स को प्रिवेंट कर सकें।
फिर सिस्टम फेलियर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि कोई सिस्टम फ़ेल हो गया है तो आमतौर पे क्या चीज़ें फ़ेल हो सकती हैं उसमें। एक हो सकती है प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिसिटी। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में लाइक आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है और अभी डेटा राइट नहीं हुआ था डिस्क पे वापस, उससे पहले ही क्रैश हो गया। फिर है प्रॉब्लम ऑफ सीरियलाइजेशन एंड आइसोलेशन। ये तब होता है कि एक ट्रांजैक्शन चल रही है और उसी को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि आइसोलेशन का प्रॉब्लम नहीं, लाइक आइसोलेशन नहीं मिली उसे किसी ट्रांजैक्शन को, और उसी के प्रोसेसिंग के दरमियान किसी और ट्रांजैक्शन ने उसको मॉडिफाई कर दिया। फिर आमतौर पे कभी कभी डीबीएमएस ने कोई कंकरेंसी कंट्रोल लगाया होता है और देखने में बज़ाहिर वो अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये फ़ीचर इनेबल्ड है और कंकरेंसी से मैनेज होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पोज कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फेलियर की टाइप्स हैं सिस्टम की, इनको आपने एक बार रीड कर लेना है। सिस्टम क्रैश है, फिर ट्रांजैक्शन एरर है, लोकल एरर, कंकरेंसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट की अगर आपका जो डीबीएमएस है उसने कंकरेंसी कंट्रोल को इनेबल भी किया हुआ है और उसको फोर्सफुली जो है वो इनेबल भी कर रहा है या इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो फिर डिस्क फेलियर और फिज़िकल फेलियर्स। सो आमतौर पे डीबीएमएस के पास एक सब सिस्टम होता है जिसे हम रिकवरी सब सिस्टम कहते हैं, और ये आपकी डेटाबेस को जो है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द सिस्टम फेलियर्स। अच्छा जी, अब आ जाता है टॉपिक 233। इसमें हमने सिस्टम लॉग की बात करनी है। अब यहाँ पे देखें कि सिस्टम लॉग को हम जर्नल भी कहते हैं और ये आपके पास एक ट्रैक रखता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई, किस टाइम पे हुई, और आमतौर पे जो है वो इसको डिस्क पे भी रख देते हैं। और अगर हम डिस्क पे रख देते हैं तो अगर आपका मीडिया फेलियर होगा तो ही वो डेटा लॉस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो डिस्क पे लॉग या जर्नल को बनाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है। फिर हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब लॉग रिकॉर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे स्टार्ट ट्रांजैक्शन टी, राइट आइटम, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, टी एक्स। तो इन सब में आपने याद रखना है कि ये ध्यान रखना है कि जितने भी लॉग रिकॉर्ड्स हैं इनमें आपको ये कैपिटल टी ज़रूर नज़र आ रहा है, और ये जो कैपिटल टी है ये आपके पास यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी है जो सिस्टम जो है वो खुद से जनरेट कर लेता है जब हम कोई ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं। तो सो जिस भी डेटा में जो परमानेंट चेंजेस होते हैं उन्हें ट्रांजैक्शन की शक्ल में ज़रूर रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर जब कोई क्रैश होता है तो लॉग फाइल को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि आखिरी चेक पॉइंट से पहले पहले के बाद तक का जो मतलब चेक पॉइंट्स होते हैं ना, हमने चेक पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक चेक पॉइंट से लेके वहाँ तक हम चेक करते हैं जहाँ तक आपका डेटा लॉस हुआ है। तो उतने डिस्टेंस में जितना भी आपका डेटा आ रहा होता है उसको रिकवर किया जाता है। उस चेक पॉइंट से पीछे वाले डेटा को रिकवर करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि चेक पॉइंट का यही मतलब होता है कि उससे पीछे वाला जितना भी डेटा है वो ऑटो पे आपने अच्छे से डिस्क पे राइट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चेक पॉइंट के बाद और उस डेटा लॉस से पहले तक जो डिस्टेंस है दरम्यान में, या तो उसमें आपको कोई चीज़ रीडू करनी पड़ती है या अनडू। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो अभी हाफ़ कंप्लीट हुई थी तो हम उसी को अनडू कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम तो तब बाद में क्रैश हो गया ना, तो वो जो हाफ़ हुई थी वो भी अनसेव हो जाएगी या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रीडू कब करते हैं? जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो हो गई थी फेलियर से पहले, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है, हमें अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि डेटा पता नहीं डिस्क पे राइट हुआ था या नहीं, तो इस सीन में हम रीडू कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लेक्चर 234। इसमें आपके पास अगर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस को हम इकट्ठा कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस को इंटरलीव करते हुए, तो एक हम स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्केड्यूल जो है वो आपके पास एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस जो हैं वो कैरी आउट किए जा रहे होते हैं, जैसे T1 T2 अप टू Tn। तो अगर ये इनका पूरा एक ऑर्डर वे में हम लिखें तो हम कहेंगे कि एक शेड्यूल है, ये स्केड्यूल है आपके पास। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखें ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें रीड राइट डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, और ये एक ट्रांजैक्शन है और ये कमिट है आखिर में C1 C2। सो अगर इनको ही मिला के इसका पूरा एक हम सीक्वेंस लिखें मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में, जैसे पहले रीड 1x फिर राइट 1x, या मतलब रैंडम कोई भी इसमें से सीक्वेंस चेंज भी हो सकते हैं, ये कोई यूनिक नहीं होते। तो कहने का मकसद है कि इन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस को अगर हम किसी एक सीक्वेंस में रखते हैं, एक ऑर्डर में लिख लें, तो वो आपके पास स्केड्यूल बन जाता है। फिर हमने बात करनी है कन्फ्लिक्ट्स की। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे पास डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है एक बात,
और दो ऑपरेशंस कभी भी जब भी हम कहेंगे कि दो ऑपरेशंस आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसका यही मतलब होता है कि वो ये सारी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये सारी तीन कंडीशंस कौन सी हैं कि ये जो दो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करते हैं एंड दे असेस द सेम आइटम, कि वो किसी सेम आइटम इधर एक्स और वाई या इस तरह का जो भी उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात कि उनमें से उन दोनों ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन जो है वो राइट का ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस इकट्ठी सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ पे तीन कन्फ्लिक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये रीड और राइट, तो देखें एक इसमें से राइट का ज़रूर है। फिर आपके पास जो है यहाँ पे लाइक दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स, तो ये रीड वन है एक्स, और ये आपके पास है राइट टू एक्स का, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं और वो किसी सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये देखें कि ये भी एक्स को ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और ये भी एक्स को, ठीक है। उसके अलावा ये R1 लाइक पहली ट्रांजैक्शन का था और ये W2 है, मतलब ये सेकंड ट्रांजैक्शन का। इसी तरह ये सेकंड ट्रांजैक्शन का था, ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। तो मतलब ट्रांजैक्शंस डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन डेटा आइटम सेम होना चाहिए जिसको एक्सेस करना है, और एटलीस्ट दोनों ऑपरेशंस में से एक जो है वो राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस इकट्ठी अगर सेटिस्फाई होंगी तो कन्फ्लिक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर हमने बात करनी है सीरियलाइजेबिलिटी की। एक होता है सीरियल स्केजुअल और एक होता है नॉन सीरियल स्केजुअल, ठीक है। सीरियल स्केजुअल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशंस को कंसेक्टिवली लाइक शुरू किया और ख़त्म कर दिया और उसके दरम्यान में और किसी ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं किया, जिस ट्रांजैक्शन पे बस काम कर रहे थे उसी के सारे ऑपरेशंस को एक एक करके एग्जीक्यूट किया, वो होता है सीरियल स्केजुअल। और अगर इस तरह का केस ना हो तो आपके पास होता है नॉन सीरियल स्केजुअल। फिर यहाँ पे अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है सीरियलाइजेबल स्केजुअल। सीरियलाइजेबल स्केजुअल ऐसा स्केजुअल होता है एन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस का अगर वो इक्वल हो किसी सीरियल स्केजुअल के बराबर, ठीक है। अब हम आगे जाके इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बेटर वे में इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके अलावा सीरियल स्केजुअल जो है उसको ऐसे ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है, इसलिए इसको हर बार अडॉप्ट करना ज़रूरी भी नहीं होता क्योंकि इससे जो रिसोर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ऐसे इतनी एफिशिएंट नहीं होती, इसलिए दिस इज़ डिसलाइक्ड बाय द यूज़र्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीरियल स्केजुअल के। एक होता है रिजल्ट इक्विवेलेंट, दैन यू हैव कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, एट द वेरी एंड यू हैव कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। रिजल्ट इक्विवेलेंट ये होता है कि दो स्केजुअल्स आपस में रिजल्ट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब वो डेटाबेस में सेम फाइनल रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट दो स्केजुअल्स तब होते हैं अगर उनमें जो दो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का ऑर्डर है वो सेम हो, तो हम कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। और कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एक स्केजुअल को हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तब कहते हैं जब वो किसी सीरियल स्केजुअल के मौजूद कन्फ्लिक्ट के बराबर हो या इक्विवेलेंट हो। अगेन आई विल रिपीट कि हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको बेटर वे में देख के समझ आ जाएगी कि यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ। सीरियल स्केजुअल की अगर मैं आपको यहाँ पे पहली एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखें ये जो आपके पास स्केजुअल ए है और ये जो स्केजुअल बी है, पहली बात तो ये कि ये सीरियल स्केजुअल्स हैं, नॉन सीरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन 1 है वो स्टार्ट हुई एंड हुई, सारे ऑपरेशन हुए कंजेक्टिवली एक एक करके, फिर जाके ट्रांजैक्शन 2 स्टार्ट हुई और फिर वो सारी की सारी ख़त्म हुई। और इसी तरह से ये स्केजुअल बी भी जो है ये सीरियल स्केजुअल ही है, ठीक है। इनमें कोई इंटरलीविंग नहीं है। इंटरलीविंग नॉन सीरियल में होती है कि कभी उसका ब्लॉक रन कर दिया फिर उसका फिर उसका फिर उसका। अच्छा, एक बात फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 90, y की 90, 9 की 3 और n की 3 और m की 2, तो ये कैसे होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू थी 90, यहाँ पे रीड उसने की, t1 ने वैल्यू 90 थी, फिर उसमें से n की वैल्यू माइनस करती तो कितनी हुई, 90 माइनस 3 87। अब तक वो राइट नहीं हुई थी डिस्क पे, फिर यहाँ पे जब हमने राइट आइटम x किया तो वो डिस्क पे अपडेट हो गई 87। फिर उसने y को रीड किया, y कौन था 90, फिर y में n की वैल्यू प्लस कर दी 93, फिर y को रीड कर दिया तो ये हो गया 93, ठीक है। तो वो 87 था x और ये हो गया 93। इसी तरह इसमें x की वैल्यू इसने रीड की 90 और फिर उसके बाद इसमें m की वैल्यू प्लस कर दी तो 3 और फिर उसके बाद इसमें मतलब x की वैल्यू अपडेट कर दी तो वो आपके पास यहाँ पे बन गई 93, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्केजुअल था। इसी तरह अगर हम इसमें देखें स्केजुअल बी में, तो यहाँ पे देखें इसने x की वैल्यू रीड की 90, फिर उसमें वैल्यू प्लस कर दी
तो ये हो गया 92 और फिर इसकी वैल्यू को उसने रीड कर लिया। अच्छा सॉरी, ये 92 बना है, हमने ऐड करना था, एन नहीं करना था। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 92 बनी, अपडेट होकर यहाँ पे 92, और इस तरह इनके सीक्वेंस को आप फॉलो करें। और इसकी जो वैल्यू 87 आई थी एक्स की, इसमें भी 87 ही आएगी। तो कहने का मकसद है कि ये हम कहेंगे कि ये दोनों स्केजुअल्स जो हैं वो आपस में सीरियलाइजेबल हैं, या ये सीरियलाइजेबल स्केजुअल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले मॉड्यूल में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू दैट अगर दो स्केजुअल्स या अगर सेम फाइनल रिज़ल्ट आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपस में सीरियलाइजेबल ही होते हैं। ठीक है, इसी की अगर हम आगे एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ द एग्जांपल 2, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब आइटम एक्स जो है उसकी वैल्यू अगर हम, अच्छा पहली बात तो ये नोट करें कि ये नॉन सीरियल स्केजुअल है, क्योंकि देखें इंटरलीविंग हुई है, पहले ये हो गया थोड़ा सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो मतलब इस तरह से। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू समझ लें 90 थी, उसमें एन माइनस किया तो कितना हो गया 87। फिर इसने जो है वो एक्स की वैल्यू रीड की, तो देखें यहाँ अभी राइट नहीं हुई ना, तो इसलिए अभी पिछली वैल्यू ही चलेगी 90। फिर 90 में प्लस किया 2, तो कितना हो गया 92। फिर इसने अपनी वैल्यू लिख दी तो वो 87 हो गई। फिर उसने वाई को रीड किया, 90 हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक ये 90 थी और ये हो गया 87। अब इसने राइट कर दिया आइटम एक्स को, तो यहाँ पे इसने तो 90 प्लस 2 किया था ना, तो यहाँ पे लिखा गया 92। और फिर उसके बाद इसने वाई को जो है इसमें एन प्लस कर दिया, तो वाई आपके पास हो गया 93। और फिर उसने इसको स्टोर कर दिया, तो अब आपके पास वाई बना 93 और एक्स बना 92। हालांकि ये इक्वल नहीं है, देखें ये आपके पास फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना, और वो जो हमने पिछला देखा था उसमें सबके आंसर जो हैं वो इक्वल आ रहे थे। तो कहने का मकसद है जो हमें पता चल गया कि सीरियलाइजेबल स्केजुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात इसमें इंटरलीविंग हुई हुई है, ये नॉन सीरियल था, ये तो हमें देखने से भी पता चल गया था। और अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो इवन देन देखें हमने जो वैल्यूज़ अज्यूम की थी 90, 19 एंड 3m2, तो ये आपके पास करेक्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और हम आगे जाके एग्जांपल में देखेंगे कि आपके पास सब करेक्ट आ गई हैं। तो कहने का मकसद है कि इंटरलीविंग या नॉन सीरियल स्केजुअल्स की वजह से सीरियलाइजेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू नो पे सेट हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, सीरियलाइजेबिलिटी फेल हो जाती है। फिर अब सीरियल स्केजुअल्स की ही अगर हम बात करें, एंड हियर इज एन एग्जांपल नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखें इंटरलिविंग जो है किस तरह से नहीं हुई कि आपके पास एक स्केजुअल कंप्लीट हुआ, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, फिर एक ऑपरेशंस कंप्लीट हुए, फिर ये एक ऑपरेशन। तो मतलब ये नहीं हुआ कि अभी रीड किया था आइटम एक्स, यहाँ पे अपडेट करने लगे, फिर यहाँ पे वापस आके राइट कर दिया, जिस तरह पिछली एग्जांपल में किया होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब ये लाइक हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास सीरियल स्केजुअल है। क्यों? क्योंकि सीरियल स्केजुअल में T1 के ही सारे ऑपरेशंस होने थे, फिर T2 ने स्टार्ट होना था, एक बात। लेकिन यहाँ पे इंटरलीविंग भी नहीं हुई क्योंकि एक ऑपरेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रॉपर टर्मिनेट भी हो रहा है, फिर अगला हो रहा है। खैर, अब हमने ये बस ये देखना है कि जो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो अब आपने क्या करना है कि आप देखें कि आइटम एक्स की वैल्यू उसने रीड की विच वॉज 90, उसमें से एन की वैल्यू माइनस कर दी, यू गॉट 87, और उसको राइट कर दिया तो डिस्क पे लिखा गया 87, यानी कि अपडेट हो गया। अब इसने वैल्यू रीड की 87 में 2 प्लस किए 89, और फिर उसने लाइक वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे वाई की बारी आई, तो अब वाई में आपके पास वैल्यू थी 90, तो 90 प्लस 3 93। तो अब यहाँ पे देखें कि वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इक्वल आएंगी, प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज सीरियल स्केजुअल। तो अगर हम सीरियल स्केजुअल से करते हैं तो भी आंसर आपके पास इसी तरह आना था, और अभी तो बस जब इंटरलीविंग होती है या नॉन सीरियल स्केजुअल्स होते हैं तो सीरियलाइजेबिलिटी नहीं होती, सीरियल स्केजुअल्स में सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो होती है। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का। यहाँ पे अब देखेंगे हमने क्या करना होता है। ये आपके पास एक स्केजुअल ऐसे है जिसमें आपके पास दो ट्रांजेक्शन हैं T1 एंड T2। इसमें ये जो बाद वाली ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन में बाद में ऑपरेशन हुए होते हैं ना, उसमें से हमने कोई पिक करना होता है। ठीक है, इसके 3 रूल्स होते हैं कि पहले तो जो ऑपरेशन बाद में हुआ है उसको देखना है। तो पहला हमने ये T1 के तो देखें पहले ऑपरेशन हो गए हैं ना, अब T2 के बाद में हुए हैं, तो T2 का हमने पहला ऑपरेशन उठा लिया, रीड आइटम ए। पहला रूल ये था सीरियलाइजेबिलिटी में कन्फ्लिक्ट चेक करने का। फिर दूसरा रूल ये होता है कि ये रीड आइटम ए था ना, अब आपने ए वाला ही कुछ ढूंढना है, लेकिन अगर यहाँ रीड होगा तो वहाँ पे आपने राइट ढूंढना है, अगर यहाँ पे राइट होगा तो आपने वहाँ पे रीड ढूंढना है।
लेकिन ढूंढना ए का ही है, ठीक है। तो अब ये रीड आइटम ए था ना, तो अब मैंने क्या ढूंढना है, राइट आइटम ए, और ढूंढना किस में है, दूसरी ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे अब मैंने ढूंढा राइट आइटम ए, ये भी मुझे मिल गया। इसी तरह कोई ये और उठा लें रीड आइटम बी, तो अब मैंने राइट आइटम बी जो है वो ढूंढना है, तो मुझे ये मिल गया। तो मतलब अब ये बाकी दो कंडीशंस जो हैं वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो अगर इनके कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं दो ट्रांजेक्शन्स के आपस में, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन्स आपस में सीरियलाइजेबल हैं, ठीक है। तो दो ट्रांजेक्शन्स या दो स्केड्यूल्स आपस में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, अगेन एक और स्केड्यूल है। अगर कोई आपको कहे कि ये वाला स्केड्यूल एस है, ये एस प्राइम के इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो अगेन आपने वही तीन कंडीशंस लगानी है कि पहले जो ऑपरेशन बाद में हुए, जैसे देखें ये तो पहले हुए थे ऑपरेशन, उसके बाद में ये वाले ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं ना इस ट्रांजेक्शन के। अगर ये वाले यहाँ पे नीचे लिखे होते और ये ऊपर परफॉर्म हो गए होते, तो फिर आपने ट्रांजेक्शन 1 को देखना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रीड आइटम ए था, तो अगेन आपने ए का ही ढूंढना है, लेकिन ये रीड था ना, तो राइट वाला ढूंढना है, तो ये भी आपको मिल गया सेम ऑर्डर। फिर रीड आइटम बी था, तो राइट आइटम बी भी आपको मिल गया सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि S1 और S1 प्राइम ये दोनों आपके पास कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं, और हमें पता है कि जब दो स्केड्यूल्स आपस में जब कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होते हैं, देन वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये आपस में सीरियलाइजेबल भी हैं। इसी तरह B इज़ कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू A मीन्स दैट B इज़ सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब इसी की कोई भी आप वैल्यू सपोज करके देख लें, जैसे हमने पीछे x की वैल्यू 90 ली हुई थी, y की 90, भी कोई इसमें प्लस माइनस करके देख लें। तो रैंडम आप कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो उठाएंगे और इसमें करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि स्केड्यूल ए और बी का आंसर सेम ही मिलेगा आपको। सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि बी जो है वो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है टू ए। इसका मतलब है कि बी जो है वो सीरियलाइजेबल है। फिर अब हमने ग्राफ टेस्ट देखना है। ग्राफ टेस्ट जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी को देखने के लिए जो है वो आमतौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्टिसेस और एजेस आपको मिलेंगे। वर्टिसेस में हमने वी जो है उसमें सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी होती हैं, और ई में हमने एजेस या लिंक्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे समझ लें एक एज है, टी आई से टी जे की तरफ ट्रांजैक्शन, आई से ट्रांजैक्शन जे की तरफ जा रहा है, और अगर तो आपके पास साइकिल बनता है तो इसका मतलब है कि वो सीरियलाइजेबल नहीं है, और अगर साइकिल नहीं बनता ए साइक्लिक है, तो इसका मतलब होता है कि वो सीरियलाइजेबल है। तो यहाँ पे हम पेंट ओपन करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे समझ लें आपके पास कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2 और T3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया T1, फिर ये हो गया T2 और ये है T3, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें जो है वो लिख भी देते हैं कि ये T1 है, फिर उसके बाद समझ लें ये आपके पास है T3 एंड हेयर यू हैव T2, ठीक है। ये आपने लिख दी, ये आपने वर्टिसेस इसके बना दिए, जितनी ट्रांजैक्शंस थी उनको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ टेस्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रूल्स हैं कि आपने जो है वो या तो अच्छा दो पैटर्न्स होते हैं, या टॉप टू डाउन या मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि जो समझ लें ऑपरेशन बाद में हुआ होता है उसको जो है वो रीड करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि आपके पास समझ लें ये राइट आइटम वाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एरो लेके जाती हूँ रीड आइटम वाई की तरफ, क्यों, क्योंकि वाई वाला ही ढूंढना है, लेकिन राइट होगा तो रीड ढूंढना है, रीड होगा तो राइट। तो समझ लें अब मैं और एक ग्राफ टेस्ट में हम एक ही टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप अप्रोच जो है वही फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ मुझे नीचे ऊपर से नीचे जाना पड़ा है ना, तो मैं डाउन टू टॉप मतलब एरोज इस तरह से लेके चलूँगी, अप टू डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ वाई वाला ही मैंने राइट की जगह रीड ढूंढना था, तो मुझे ये मिल गया। तो मतलब T3 जो है वो T2 की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ पे एरो जो है वो समझ लें बनाऊँगी T3 से T2 की तरफ, यहाँ पे सॉरी T3 से T2 की तरफ, और आपने इसका एरो हेड जो है वो इस तरह से शो कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ पे है रीड आइटम वाई, और फिर रीड की जगह अब मैं उससे नीचे वाले बाद वाले ऑपरेशंस में ढूंढूंगी, लेकिन समझ लें कि रीड की जगह मैंने राइट ढूंढना है लेकिन वाई वाला, तो मुझे ये मिल गया राइट आइटम वाई, ठीक है। तो अब ये T1 से T2 की तरफ जा रहा है, तो मैंने T1 से कर दिया T2 पे,
और इसका एरो इस तरह बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि समझ लें यहाँ पे आपके पास था रीड आइटम वाई, ठीक है। तो अब मैंने T1 में अगर ढूंढना है तो मतलब ये रैंडम है, ये नहीं कि मैंने पहले T1 से T2 में ही ढूंढना है या T3 से T2 में ढूंढना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कहने का मकसद है कि बस ये आपको ग्राफ टेस्ट करना है, आना चाहिए। अच्छा, अब ये रीड आइटम वाई है ना, तो मैंने वाई वाला ही ढूंढना है लेकिन राइट के साथ। तो देखें रीड आइटम वाई था और ये मुझे मिल गया राइट आइटम वाई, तो T3 से T1 की तरफ जा रहा है, तो T3 से T1 की तरफ जो है वो जा रहा है। तो अब आपने जो है वो यहाँ पे साथ इस तरह भी लिख लेना है कि समझ लें अगर x का देखा था तो ये x लिख दिया, अगर साथ में z का भी एक से ज़्यादा लिंक्स बन रहे हैं तो यहाँ पे आपने z कर देना है, यहाँ पे y साथ आपने ये यूँ करके लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो अब इसमें देखें कि क्या साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगेन अब यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक मैं जाती हूँ, फिर अब ये तो एरो हेड ही यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से जो है वो मैं इस तरफ को नहीं मुड़ सकती, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा साइकिल नहीं बन सकता। इसी तरह अगर यहाँ से जाने की कोशिश करूँ तो भी नहीं मेरा बन सकता। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करती हूँ साइकिल बनाना, यहाँ तक बन भी जाता है लेकिन यहाँ पे फिर हेड आ गया, तो मतलब साइकिल तो ये होगा ना कि एक एरो, फिर टेल, फिर अगले का हेड, फिर टेल अगले का हेड, तो मतलब इस तरह साइकिल बनता है। तो ये जो है वो मेरे पास नॉन साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। इसका मतलब है कि ये जो हैं ये आपस में इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा और ये सीरियलाइजेबल हैं या नहीं है। सीरियलाइजेबल वो होती हैं अगर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर हो आपके पास, तो ए साइक्लिक है तो इट मीन्स कि ये तीनों ट्रांजेक्शन्स आपस में जो हैं वो सीरियलाइजेबल थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने अप्लाई लॉकिंग की बात, लॉक्स की बात करनी है। लॉक्स मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में हम जो है वो सेंसिटिव डेटा या क्रूशियल डेटा को अगर डील कर रहे होते हैं तो हमें लॉक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इस चीज़ के लिए इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि ताकि डेटा इनकन्सिस्टेंसी ना हो कि दो ट्रांजेक्शन इकट्ठा अगर मॉडिफाई करेंगी तो डेटा लॉस का या अपडेट लॉस का इशू आ जाता है, जैसे हमने अभी पढ़े। तो आमतौर पे लॉक्स की दो टाइप्स होती हैं, और लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक ट्रांजेक्शन किसी ऑपरेशन के बाद लॉक लगा देती है तो जब तक वो लॉक रिलीज़ नहीं करती कोई और ट्रांजैक्शन उसमें से डेटा जो है वो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। लॉक्स की दो तरह होती हैं, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। और जो शेयर्ड लॉक होता है वो आमतौर पे रीड लॉक होता है, और शेयर्ड नाम से पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे एक ही आइटम, डेटा आइटम को इकट्ठे रीड कर सकती हैं, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होते। लेकिन जो एक्सक्लूसिव लॉक्स होते हैं वो आमतौर पर राइट लॉक्स होते हैं, और जब एक ट्रांजेक्शन किसी एक डेटा लॉक या डेटा में कोई राइट ऑपरेशन कर रही हो, कोई मॉडिफिकेशन कर रही हो, तो वो लॉक लगा लेती है अपने ऊपर, विच इज़ कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव लॉक। जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई और ट्रांजैक्शन वेट ऑपरेशन में चली जाती है और फिर वो वेट करती है जब तक पिछली ट्रांजैक्शन जो है वो रिलीज़ ना कर दे लॉक को। सो यहाँ पे जैसे देखें कि ये अपडेट हो रहा था ना, राइट ऑपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे लॉक लग गया, और अब नीचे यहाँ पे क्या होगा कि जब तक ये लॉक नहीं हटेगा, रिलीज़ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ये लिखा हुआ आता रहेगा कि लॉक्ड बाय अदर सेशन, इसलिए यहाँ पे जो है वो कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकेगा। तो हम रो लेवल पे भी लॉक लगा सकते हैं और टेबल लेवल पे भी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक 243। इसमें हमने डेड लॉक्स की बात करनी है। डेड लॉक में क्या होता है कि कोई भी डेटाबेस डेडलॉक सिचुएशन में तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के लॉक रिलीज़ होने का वेट करती रहें और ये इन्फिनिटी तक जो है वो लूप चलता रहे। मतलब एक ट्रांजैक्शन ए है, उसने समझ लें कि राइट लॉक लगाया हुआ है अपने ऊपर, और उसने अगले रीड ऑपरेशन के लिए या किसी और राइट ऑपरेशन के लिए दूसरे ट्रांजैक्शन के लॉक के रिलीज़ होने का वेट करना है। लेकिन जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन 1 के पहले लॉक के रिलीज़ होने का वेट कर रही है। जैसे रोड ट्रैफिक में अक्सर आपने नोट किया हो कि अगर समझ लें कि कोई चौक है या इस तरह का कोई मेन रोड है, तो उसमें अगर डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही है तो और दरमियान में कोई कार फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाती है, तो जब तक वो दरमियान में से नहीं हटेगी तो डिफरेंट साइड से जो भी गाड़ियाँ आती जाएंगी वो वेटिंग लाइन में लगती जाएंगी। फिर अल्टीमेटली ये ट्रैफिक का डेडलॉक बनता जाएगा, फिर उससे पिछले जो मेन रोड्स होंगे वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, तो मतलब जिसे हम ट्रैफिक जैम कह रहे होते हैं। इसी तरह डेटाबेस में भी डेडलॉक की सिचुएशन तब आती है जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के लॉक के हटने का वेट कर रही हों, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि डेटाबेस जो है वो डेडलॉक सिचुएशन में चली गई है। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, इसने राइट ऑपरेशन किया है और इसने भी राइट ऑपरेशन किया। अब इसके अगले राइट ऑपरेशन के लिए इसे ट्रांजैक्शन T2 का लॉक हटना चाहिए, और इसने अगर ये वाला सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए इसे इसका लॉक रिलीज़ हुआ होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ऐसी दोनों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो उसका वेट करेगी और वो उसका, और ये लूप जो है वो चलता रहेगा और आपका सिस्टम जो है वो डेड लॉक सिचुएशन में चला जाएगा। सो अब ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब इसको हम शेयर मोड में कैसे ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि रीड ऑपरेशन के लिए जो है अगर लॉक लगता भी है तो तब तक इवन देन अगर आपकी डेटाबेस लॉक्ड स्टेट में भी है तब भी हम रीड ऑपरेशन तो कैरी आउट कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेडलॉक का मेन कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो ये है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है 244। इसमें स्क्रिप्ट की बात करनी है। स्कीमा स्क्रिप्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट या एक फ़ाइल होती है जिसमें हम टेबल्स की, व्यूज़ के सिंटेक्स जो हैं वो रख लेते हैं बना के, जिसकी वजह से उन्हें बाद में लेटर यूज़ के लिए कोई नेव यूज़र है, कोई अनएक्सपीरियंस्ड यूज़र है, तो उसको जो है वो स्क्रिप्ट की मदद से डेटाबेस में काम करना जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। एनसी स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट जो होती है, मतलब जो आमतौर पे स्कीमा स्क्रिप्ट जिसे हम कह रहे होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं एसक्यूएल की, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट्स, ऑल्टर स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड और एडिशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद टेबल्स, डेटाबेस की सिक्योरिटी जिसमें ग्रांट्स, प्रिविलेजेस, रिवोक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर लॉजिकल और फिजिकल स्टोरेज की बात करेंगे एंड ऑल दिस। तो आमतौर पे एक स्क्रिप्ट इस तरह से लगती है, यहाँ पे देखें टेबल्स को ड्रॉप किया हुआ है, फिर टेबल आपने लिखा। सो अगेन आई रिपीट कि स्क्रिप्ट बेसिकली एक लिस्ट या एक फ़ाइल या एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मेन चीज़ों का स्ट्रक्चर रख देते हैं, सिंटेक्स रख देते हैं, जिस बाद में सिर्फ उसमें डेटा फिल करने वाला रह जाता है, टेम्पलेट की तरह, जिसे हम बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरह जैसे हमने कहा था कि उसमें ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, तो ये आपके पास एक स्क्रिप्ट है और इसको हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 245। इसमें स्क्रिप्ट जो है वो आमतौर पे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और वो ऑब्जेक्ट आपके पास टेबल्स भी हो सकते हैं, सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, व्यूज़ भी हो सकते हैं, एंड इवन यू कैन हैव प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज प्रोग्राम्स। इसी तरह स्क्रिप्ट्स जो होती हैं उसमें आमतौर पे DDL कमांड्स होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स भी होती हैं, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें डंप फाइल्स भी आपके पास हो सकती हैं, DML लैंग्वेज की कमांड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगेन आपको एक स्क्रिप्ट आप नज़र आ रही है, बस इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जैसे अब ये टेबल का स्ट्रक्चर आपने इसमें लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे देखें कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट में कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल कंस्ट्रेंट हो गया। उसके अलावा ये इंक्रिप्शन की जो हमने पढ़ी थी, उसके अलावा जनरेटेड कीवर्ड लगा दिया। उसके अलावा टेबल स्पेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज वगैरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बस आपने देख लेना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये आपको डेमो दिखाए गए हैं कि इस तरह से जो है वो हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आपने इसमें ये याद रखना है कि स्क्रिप्ट्स में हम क्या क्या मतलब मेंशन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसी स्टैंडर्ड। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि इनका स्ट्रक्चर एक बार अगर आपने सिलेबस पिछला कवर किया हुआ है तो आपको ये स्ट्रक्चर पहले से लिखना आता होगा, और अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे फिर आप स्ट्रक्चर जो है इसको समझ लें, ताकि अगर पेपर में कुछ इस तरह का आ जाता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। वैसे तो इसका ओवरऑल ही पूछेंगे, इतनी डिटेल में कोई स्क्रिप्ट बनाने के लिए कह दे ये चांसेस बहुत कम है, लेकिन इवन देन अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो आप कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा टेबल स्पेसेस जो हैं टेबल्स के लिए, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, जैसे क्रिएट टेबल स्पेस, फिर टेबल स्पेस का नाम दे दिया, उसकी एक्सटेंट की लिमिट, साइज़ बता दिया, फिर स्टोरेज बता दी कि इनिशियल ये होगी, नेक्स्ट ये होगी। इसी तरह काफ़ी सारी टेबल स्पेसेस भी हम मल्टीपल टेबल स्पेसेस किसी एक स्क्रिप्ट में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह इंडेक्सेस हम स्टोर कर सकते हैं कि क्रिएट टेबल स्पेस एम केयर इंडेक्स, तो फिर इंडेक्स की मिनिमम एक्सटेंट, उसकी स्टोरेज स्पेस, साइज़, ये सारा कुछ हम सिंटेक्स जो है वो काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं अपने स्टार्ट वाले टॉपिक्स में। सो अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे दैन मेक श्योर कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये कोड ब्लॉक समझने आसान, और मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि मैं पहले आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कोड जो है वो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे साइज़ 1M का क्या मतलब है, एक्सटेंट्स क्या होती हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं एंड ऑल दिस। एनीवेज, अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 247। यहाँ पे देखें हम DML इंसर्ट स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो इंसर्ट स्टेटमेंट है उसको भी हम एज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि
इस तरह भी हो सकता है कि एक सिंगल स्क्रिप्ट में हम DML और DDL दोनों कमांड्स यूज़ कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम उसके लिए डिफरेंट और सेपरेट फाइल्स बना लें। इसी तरह DML में आपके पास इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कमांड होती है। तो सारी कमांड्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस में होती हैं, प्रॉपर एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो करती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये अब आपको इंसर्ट स्टेटमेंट नज़र आ रही है। तो एक प्रोफेशनल तरीका नीट एंड क्लीन कोड लिखने का ये होता है कि इंसर्ट इनटू कीवर्ड के बाद या कमांड के बाद आपने टेबल का नाम लिखा, फिर जितने भी इसमें कॉलम्स होंगे ना, एट्रीब्यूट्स जिसे हम कहते हैं, वो आपने हर लाइन में एक एक कॉलम लिखना है, और फिर आगे करके हर लाइन में अलग अलग वैल्यूज़ इन कॉलम्स के अगेंस्ट आपने फिल करनी है। तो इससे क्या होता है, आपका कोड नीट बन जाता है, और कल को हमें इस कोड ब्लॉक को रेफ़र करना पड़े तो हमें इजीली समझ आ जाती है कि कस्टमर आईडी पहले नंबर पे है तो ये पहली वैल्यू कस्टमर आईडी की है, फिर एड्रेस तीसरे नंबर पे है तो ये तीसरी वैल्यू एड्रेस की है। अगर आप एक ही लाइन में लिख देंगे तो उनको रिलेट करना बाद में कंपैरेटिवली मुश्किल हो रहा होता है। इस तरह कुछ अपडेट स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी हम स्क्रिप्ट का पार्ट बना सकते हैं। फिर रोल्स और प्रिविलेजेस जो हमने पढ़े थे वो हम स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। रोल्स को क्रिएट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखें आपने टेबल स्पेस वर्क क्रिएट की, फिर उसके अंदर एक यूज़र क्रिएट किया यू वर्क के नाम से, उसको एक पासवर्ड दे दिया आइडेंटिफाइड बाय XYZ, फिर उसकी डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस वो पहले वाली वर्क की सिलेक्ट की, फिर टेम्प्रेरी टेबल स्पेस थी। टेम्प्रेरी टेबल स्पेस वो होती है जिसको थोड़ी देर के लिए हमने काम करना होता है, बाद में वो खुद ही डिलीट हम कर देते हैं। फिर आपने यूज़र भी क्रिएट कर लिया, उसकी टेबल स्पेस तो डेफिनेटली करी ही क्रिएट। अब आपने प्रिविलेजेस या ग्रांट्स देनी है। ग्रांट अब एक ही लाइन में हम डिफरेंट ग्रांट्स भी दे सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो वहाँ अगर अभी नहीं देखा आपने तो मेक श्योर करेंगे आप पहले वो देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक समझना कंपैरेटिवली आसान हो। अब आपने कनेक्ट और रिसोर्स की कमांड या ग्रांट दे दी यूज़र वर्क को जो आपने अभी क्रिएट किया था। इसी तरह ये सारा कुछ करके हम मज़ीद टेबल स्पेसेस भी बना सकते हैं इंडेक्स वगैरह के लिए, डिपेंडेंसीज वगैरह के लिए। तो कहने का मकसद है कि इस तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं, इसमें ये चीज़ें जो हैं वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह एक स्क्रिप्ट हम बना सकते हैं जिसमें हम अब यहाँ पे देखें कि ग्रांट्स भी लाइक टेबल स्पेसेस वगैरह क्रिएट कर ली, यूज़र भी क्रिएट कर लिया, लेकिन जब तक हम ग्रांट ही नहीं देंगे तब तक आपके पास ये जो फंक्शन हैं वो किसी काम के नहीं होंगे DML कमांड्स के। तो ग्रांट सेलेक्ट कि हमने सेलेक्ट कमांड दी, ग्रांट दी किसको, मेडिकल स्टॉक को, और इसको हमने आगे सुपर कर दिया पब्लिक, कि इसका मतलब है कि पूरे टेबल स्पेस में जितने भी ये वाले यूज़र होंगे उनको सबको जो है वो ये वाली सेलेक्ट ग्रांट हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी एक सिंगल यूज़र को, जैसे यहाँ पे इजाज़त लिखा हुआ है, तो सिंगल एम्प्लॉई को करनी है तो उसका स्पेसिफिक नाम ले लेंगे, अदरवाइज़ वैसे भी चलेगा। फिर अब यहाँ पे देखें, जैसे एक टेबल है एम्प्लॉई और उसका ओनर है स्कॉट, उसने ग्रांट परमिशन दी किसी यूज़र U1 को। तो सिनोनिम्स क्रिएट करने की ये कमांड होती है, सिंटेक्स होता है कि सिलेक्ट क्रिएट सिनोनिम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉई, फॉर स्कॉट डॉट टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉई। तो स्कॉट यूज़र है और उसका टेबल का नाम है एम्प्लॉई। तो जो कोई और यूज़र अगर मतलब उस डेटा को यूज़ करेगा तो वो स्कॉट डॉट एम्प्लॉई, स्कॉट डॉट एम्प्लॉई, स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट, स्कॉट डॉट स्टूडेंट, तो मतलब डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से उसे बार बार फैच करना पड़ेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिनोनिम क्रिएट करें तो इससे क्या होगा कि स्कॉट डॉट एम्प्लॉई, स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट की जगह बार बार हमें बस ये नहीं करना पड़ेगा स्कॉट डॉट, वो सिनोनिम क्रिएट हो जाएगा ना। तो फिर हम डायरेक्ट एम्प्लॉई, डायरेक्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट डिपार्टमेंट कह के जो है वो अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो टेबल का ओनर होता है आमतौर पे वही जो है वो सिनोनिम्स ग्रांट करता है, वही सिनोनिम्स क्रिएट करता है। तो अब मैं यहाँ पे सिंटेक्स याद रख लें, क्रिएट सिनोनिम टेबल का नाम फॉर स्कॉट डॉट उसी टेबल का नाम। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट सिनोनिम टेबल का नाम फॉर स्कॉट डॉट टेबल का नाम, तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ये आपने याद रखना है। इसी तरह सिनोनिम्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर सिनोनिम और पब्लिक सिनोनिम में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक सिनोनिम डेटाबेस में मौजूद सब यूज़र्स को इकट्ठा ग्रांट हो जाता है, और जो प्राइवेट सिनोनिम होता है या ओवरऑल जो सिंपल सिनोनिम होता है वो हम किसी स्पेसिफिक यूज़र को ग्रांट करते हैं। सो हेयर इज़ द टॉपिक नंबर 250 विच इज़ द लास्ट टॉपिक इन CS 409। इसमें बस रिवीजन है कोर्स कंटेंट्स की, हमने क्या क्या पढ़ा था ये सारा
हमने देखा डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, फिर 2 एंड 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमने देखे, और कीज़ और कंस्ट्रेंट्स की मिड टर्म्स में बात की थी, ER मॉडलिंग की। और फिर अब हमने डेटा डिक्शनरी की बात की, DBA के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फिर PL SQL लैंग्वेज हमने डिटेल में देखी, फिर ये सारी स्क्रिप्ट्स, डेटा माइग्रेशन की बात की। तो ओवरऑल एक ये आपके पास पैटर्न था जो हमने CS409 में फ़ॉलो किया। सो आई होप कि आपको फाइनल टर्म की सीरीज़ इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी, इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई होगी सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. Stay tuned with my channel. Till then, Khuda Hafiz.